2024 में टोटल 14,76,557 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था जेई मेंस के लिए। एज पर एक्सपर्ट्स ये नंबर बढ़ने वाला है 2025 में। इसमें भी एडवांस के लिए सिर्फ 2,50,000 स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे और ये नंबर लास्ट 5 साल से कांस्टेंट है। इसमें भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआईटी की टोटल सीट्स मिला के 57,144 हैं। राशि ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में पढ़ी, लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुई क्योंकि सबकी तरह उसने भी आईआईटी में जाने का सपना देख लिया था और इस रैपिडली बढ़ते कंपटीशन में उसने भी अपना 10th का रिजल्ट आते ही प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी। लेकिन यहाँ से राशि को असली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। स्कूल में अटेंडेंस 75% चाहिए, स्कूल के बाद कोचिंग क्लास जाना है, स्कूल का होमवर्क करें या फिर कोचिंग का। स्कूल में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का चैप्टर चल रहा है और राशि की कोचिंग में थर्मोडायनेमिक्स। कभी स्कूल में नंबर कम आते हैं तो कभी मॉक टेस्ट में राशि फेल हो जाती है, यानी कि प्रिपरेशन का टाइम ना के बराबर। डमी स्कूल का ऑप्शन देखें या फिर रेगुलर स्कूल जाए। ऊपर से अब तो राशि को 75% लाने हैं अपनी 12th में। और फाइनली अब राशि के माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा है जो आप में से बहुत सारे फ्रेशर जेई एस्पिरेंट के माइंड में आता है, हाउ टू मैनेज स्कूल विद जेई प्रिपरेशन, या कोचिंग क्लासेस के साथ स्कूल को कैसे मैनेज करें। अब स्कूल के साथ अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये रेस आपके लिए हार्ड ही होने वाली है। ऊपर से प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सबसे स्ट्रगल वो अलग। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजीज के साथ चलें तो स्कूल लाइफ और जेई की प्रिपरेशन को बैलेंस करना आपके लिए ईजी होगा। स्कूल और प्रिपरेशन में बैलेंस कैसे करें, इस वीडियो के एंड तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपनी जेई की प्रिपरेशन के साथ कर रहे हैं। स्कूल में 8 घंटे, कोचिंग में 4 घंटे, सोने के लिए 7 घंटे और बचे 5 घंटे। इसमें स्कूल का होमवर्क करें या फिर सेल्फ स्टडी करें या अपना बाकी का काम करें। स्कूल में 8 घंटे देने से अच्छा है कि कोचिंग क्लास में जाके मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही लूंगा। यही स्टूडेंट का माइंडसेट होता है। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में पेरेंट्स भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने बच्चे को एक डमी स्कूल में डाल देते हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये डमी स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिकल और एग्जाम देने जाते हैं। ऐसे में बच्चा अपना पूरा फोकस जेई में लगा सकता है। इससे उनके माइंड में 75% अटेंडेंस का झमेला भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में बिना डमी स्कूल के प्रिपरेशन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि प्रिपरेशन करें या फिर स्कूल को संभालें। 2-3 दिन के लिए टॉपर्स जैसे मोटिवेशन आना अलग चीज़ है और रियलिटी बिल्कुल अलग। तो इसमें मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली, सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। साल में 365 डेज होते हैं। इसमें भी हर साल 115 डेज के अराउंड आपको हॉलीडेज मिलती हैं। इसमें आपकी लॉन्ग हॉलीडेज यानी कि समर और विंटर ब्रेक भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा संडे की छुट्टियां वो अलग। तो पूरे साल में आपको अराउंड 205 डेज ही स्कूल जाना होगा। और अगर 75% अटेंडेंस पॉलिसी की बात करें तो आपको सिर्फ 154 डेज ही स्कूल जाना होगा। यानी पूरे साल में अराउंड 211 डेज ऐसे हैं जहां आपको स्कूल नहीं जाना है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, जहां विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप पढ़ सकते हैं और इस रियलिटी को कोई नहीं देखता। इसके अलावा रेगुलर डेज में भी स्टूडेंट के कोई ना कोई फ्री पीरियड होते ही हैं। तो अब आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बस अपना टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए एक अच्छे आउटपुट के लिए। अब आपका टाइम टेबल क्या होगा वो तो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि एक अच्छा स्कूल आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है और जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। कोचिंग में जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं। एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी प्रिपरेशन ईजी होने वाली है। अब बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ये भी बोलते हैं कि जेई के एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा 20 से 30% तक बाहर का सिलेबस आता है, बट इन 20 से 30% को कवर करने के चक्कर में एनसीईआरटी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप लास्ट 3 से 4 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केमिस्ट्री जहां पर 25 में से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। जब आप रेगुलर स्कूल जाते हैं तो वहां पे एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, लेकिन होता यह है कि स्कूल में चल रहा है चैप्टर 1 और कोचिंग में चैप्टर 5, और इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और कहीं भी फोकस नहीं कर पाता। फिर या तो वो क्लास टेस्ट में फेल होता है या फिर मॉक टेस्ट में। ऐसे में ये ज़रूरी है कि स्कूल हो या कोचिंग आप अपनी क्लास में अटेंटिव और फोकस्ड रहें। स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास के टाइम
आपकी कोचिंग में क्या चल रहा है उसके बारे में ना सोचें और कोचिंग में स्कूल के बारे में। स्कूल में एनसीईआरटी पर फोकस करें, फ्री टाइम में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी डाउट्स हो वो स्कूल में रेज करें। एज मच एज पॉसिबल एनसीईआरटी के टॉपिक्स को स्कूल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कहीं कोई इशू आता है तो मेक श्योर कि अपने टीचर से वो डाउट्स क्लियर करें। अगर आप इस माइंडसेट के साथ स्कूल जाएंगे तो आपको अपना स्कूल का टाइम वेस्ट नहीं लगेगा और यही सही तरीका है अपना टाइम यूटिलाइज करने का। इससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड में भी आपको 75% लाने ही होंगे अगर आपको जेईई के पेपर में अपीयर होना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ मंथ बाद आप नोटिस करेंगे कि आप एक डमी स्कूल के बच्चे से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको डमी स्कूल में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ स्कूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। राशि की तरह आपने भी 10 से 15 वीडियोस देख ली होंगी और जाहिर सी बात है कि अब आप एकदम मोटिवेट हो गए होंगे। इतना मोटिवेट कि आपने अपने टाइम टेबल में हर जगह स्टडी 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 यही डाल दिया होगा। शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मोटिवेट होने के 3 से 4 दिन तक हम करते तो यही हैं और जब ये मोटिवेशन डाउन जाने लगता है उसके बाद हम कुछ भी नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं 100 अलग अलग एक्सक्यूजेस, जैसे कि टाइम नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, शायद जे मेरे लिए है ही नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन क्या देख सकता हूँ, और ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। तो इन सब का एक ही इलाज है, एक अच्छा और स्पेशली आपके हिसाब से डिजाइन किया हुआ टाइम टेबल, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, हर किसी की लर्निंग पावर, स्ट्रेंथ, वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं। तो भेड़ चाल जैसे एक ही तरीके के घिसे पिटे टाइम टेबल से अच्छा है कि आप प्रिपरेशन से पहले टाइम लेकर एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं। वैसे तो आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, अपना मंथली और वीकली टाइम टेबल अलग अलग बना के रखते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं वो है स्कूल गोइंग डे और हॉलीडे का टाइम टेबल अलग अलग बनाना। आप में से बहुत बच्चों ने लास्ट बेंचर्स को तो देखा ही होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो बस अपने काम में खोए रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना अपने मेजर सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन जो भी आपका फ्री पीरियड है वहाँ पर आपको इन बैक बेंचेस जैसा ही बनना है। फ्री पीरियड में रिवीजन करें, स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, कोचिंग के नोट्स का रिवीजन करें, दैट्स इट। स्कूल में इतना भर करना है। लंच ब्रेक में बुक्स खोल के नहीं बैठना आपको, लंच ब्रेक को लंच ब्रेक ही रहने दें, खाना एंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इतना ब्रेक तो बनता है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अपने टाइम टेबल में ज़रूर इंक्लूड करें। लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन प्रिपरेशन का पूरा दिन आपके पास है। इसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है अच्छे से, क्योंकि इस दिन आपको 8 घंटे स्कूल में नहीं देने हैं, आपको घर में ही रहना है, यानी कि डिस्टर्बेंस के चांसेस ना के बराबर हैं। तो जितना हो सके DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वीक में जितना रिवीजन किया है उसमें से टेस्ट करें कि आपको कितना आया, यानी कि मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आप कितना पानी से ऊपर हैं या फिर कितना पानी के नीचे। जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको चेक करें। डाउट्स जितने भी आपको हैं अपने कोचिंग टीचर या स्कूल टीचर के साथ डिस्कस करें। इसके अलावा टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम डेली रखें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि केमिस्ट्री है, उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें याद करनी है, इसके साथ ही मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूलेज, तो इन सब को डेली गो थ्रू करें। वीक में जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन 1 से 2 घंटे हर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए निकालें। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन के बीच डीमोटिवेट हो जाते हैं बढ़ते हुए कंपटीशन को लेकर, लेकिन अगर आप लास्ट 10 से 12 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपटीशन हमेशा से इतना ही था। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 2013 में टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे जेईई के पेपर में वो थे 12.8 लाख, और उस समय IIT, NIT, IIIT की टोटल सीट्स मिला के थी 27,385, और आज ये सीट बढ़कर 47,385 हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये बोल के जेईई की प्रिपरेशन से पीछे हट रहे हैं कि सीट नहीं है, कंपटीशन बढ़ गया है, उनको ये डेटा एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर सीट्स बढ़ेंगी भी तो ये प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, या यूँ कहें कि कर रही हैं। तो इन सब बातों को सोचकर डीमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक ये सब पढ़ लें, क्योंकि ये सारे के सारे जेईई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद आई होप कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि आप अपने स्कूल और जेईई की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करें। इसके साथ ही अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर करें जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपने स्कूल और जेईई की प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे
लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।